गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लोग संजीवनी बैच लेकर आए हैं। युक्ति इस आपके लिए प्रस्तुत करता है करंट अफेयर्स के लिए एमसीक्यू बैच, जो आप लोग के लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन के साथ चीज़ों को बताया जाएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे और यह डेली आपको 6 AM में आपको लाइव अपलोड होगा। इसके सोर्स होंगे पीआईबी, द हिंदू, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और भी जो महत्वपूर्ण साइट होते हैं, गवर्नमेंट साइट होते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण सोर्स को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो लगातार हम चीज़ों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो आज हम लोग बात करने वाले जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू में, जहाँ पर नो एक्सक्यूजेज रहेगी, ओनली फॉर टू द पॉइंट हम चर्चा करेंगे, अर्थात नो बकवास, सीधी बात की हम ध्यान में रखकर चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर हम सबसे पहले समझे कि आपको करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले कुछ सेकेंड में हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। करेंट अफेयर्स में समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप महत्वपूर्ण टॉपिक का वर्गीकरण जरूर कर लीजिए। यह वर्गीकरण कहाँ से प्राप्त होगा, तो PYQ के महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वहाँ से सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण टॉपिक को डिफाइन करना होगा, ताकि आप चीज़ें समझ सके कि 69 में जो प्रश्न आ चुके हैं, 68 में जो प्रश्न आ चुके हैं, या इससे पहले जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो 70 बीपीएससी के लिए क्या वो टॉपिक बार बार रिवीजन हो रहा है, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और क्या इस वर्ष में वो सारे टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे जा चुके हैं, क्या वो प्रश्न के टॉपिक जो रहेंगे इस वर्ष, उसकी घटनाक्रम देखने को मिली है। घटनाक्रम देखने को मिली है, तो घटनाक्रम देखने को मिली है, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना, आपको 3 तरीके के घटनाक्रम देखना होगा। जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात कर लेंगे, आपको यही फॉर्मेट आपको अपनाना होगा। राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात कर लेंगे, आपको यही फॉर्मेट अपनाना होगा। अगर हम बिहार की बात कर ले, बिहार स्पेशल की बात कर ले, तो आप PYQ से अपने महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन करेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपको इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए बार बार आपको रिवीजन करना होगा, अर्थात हम बार बार रिवीजन करेंगे। अर्थात रिवीजन करने के समय ध्यान रखिएगा, जब हम रिवाइज करेंगे तो आपको PYQ के टॉपिक को ही ध्यान में रख के करना है, ताकि आपके पास एक दायरा सीमित हो सके। नहीं तो क्या होता है ना, जब तक दायरा को सीमित नहीं कीजिएगा, तो क्या होगा कि असीम करंट क्या है, करंट अफेयर्स क्या है, एक समुद्र का वह जलधारा है, जहाँ पर सभी नावें तो जाती है पर वापस नहीं आती है। ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर। तो आपको सीमित करना होगा अपने सोर्स को, अपने कंटेंट को, ताकि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको कम से कम आप बीपीएससी के PYQ के आधार पर अपने आप को सुदृढ़ बना सके और उसके लिए अध्ययन अध्यापन को और भी तीव्र कर सके। और इसके लिए बार बार आपको क्या करना है, समयबद्ध तरीके से क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। जो आप रिवीजन के मोड में भी होंगे, सभी लोग होंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, इसके लिए सोर्स की बात करें, हम सोर्स की बात करें तो ध्यान रखिए, सोर्स बहुत सीमित रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले किसी का वार्षिक आप पढ़ रहे होंगे, वार्षिकांक पढ़ रहे होंगे, वार्षिक घटनाक्रम देख रहे होंगे, तो कम से कम एक वर्ष का तो जरूर देखिए, एक वर्ष का देखिए, एक वर्ष का वार्षिकांक देखिए। और यह ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से 2 सोर्स ही लेंगे इसके लिए, इससे ज़्यादा नहीं लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी आपके लिए करंट वार्षिकांक बनाते हैं, जो भी प्रकाशन, वो आपके कम से कम 80 से 85% सेम कंटेंट होते हैं, क्योंकि घटनाक्रम सेम होती है। हाँ, कुछ होता है क्या, घटनाक्रम के दौरान कुछ एक्स्ट्रा न्यूज आपको अर्न मैगजीन में मिलेगा। इसके लिए समय अपने बर्बाद नहीं करने, उसके लिए क्या करना है, उसी कंटेंट को बार बार पढ़ना है। साथ ही साथ क्या करना है, वार्षिक कंटेंट, अगर आप मान लीजिए वीकली आपको अगर पेपर पढ़े हों, पेपर आप देखे हों, तो 1 ईयर का पेपर आप जरूर उसको रिवीजन करके जाइएगा। यहाँ से बहुत सी चीज़ें आपके सॉल्व हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर हम जैसा कि मैंने आप लोग को DNA का एनालिसिस करवाया था, तो वो बहुत ही इनफ है। उसके लिए आप चीज़ों को बार बार रिवीजन कीजिएगा। उसके लिए लास्ट में अपना माइक्रो नोट्स पर अपना जो आपने नोट्स बनाया होगा पढ़ने के दौरान, वो पेपर से हो, वार्षिकांक से हो, या डेली डेली के आप करंट अफेयर्स संग्रह से रखे हों, या मंथली करंट अफेयर्स से रखे हों, तो उसके माइक्रो नोट्स को रिवीजन करना। यही 3 आधार बना के जाइएगा। आप कम से कम जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 कम से कम क्वेश्चन जो रहते हैं, उसमें अधिकतम आप संख्या को कवर कर पाइएगा। और यही सभी स्टूडेंटों का अंतिम समय में प्रयास होना चाहिए। इसके लिए भटकाव नहीं रखना है, जो आप भटकाव रखिएगा,
भटकाव अगर रखते हैं तो क्या होगा कि अपने समय को बर्बाद कीजिएगा। सबसे पहले तो आपने भटकाव नहीं रखना है, दूसरा अपने पर विश्वास रखना है कि मैंने जो पढ़ा है वो बहुत ही इनफ है, उन सब चीज़ों से चीज़ें कवर हो जाएंगी और एक मैक्सिमम वो बच्चे करने की आवश्यकता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये जो हम लोग एक्सपीरियंस के होल्ड पर जो बातें बोलते हैं वो अधिकतम स्टूडेंट इसको कर ही नहीं पाते हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या उसी स्टूडेंट का होता है जो इस सारे फॉर्मेट को अपनाता नहीं है। तो लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं तो चीज़ों को समझने का आप सेफ जोन में हैं, चीज़ों को बस रिवीजन करते चलिए। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, तो पहले प्रश्न पर हम आते हैं। तो देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 दिए गए थे के संबंध में कौन सा कथन सही है। सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया है कि सर्वे जो स्वच्छ सर्वेक्षण है अवार्ड 2023 उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया है। दूसरा, इसका विषय था अवशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ रखा गया। सर्वेक्षण अवार्ड 2023 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन है, इंदौर आपको बताया गया है। तो ऑप्शन के अनुसार बहुत सी चीज़ें दी गई 1 2 3। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जारी किसने किया। तो जारी आपको केंद्रीय केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा यह क्या किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है इसे किसके द्वारा आपको इसे प्रस्तुत किया, इस पुरस्कार को वितरित किया गया। तो राष्ट्रपति हमारे जो है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसे क्या किया गया, पुरस्कार दिया गया। सभी जो संबद्ध राज्य थे उनको दिया गया। इसका विषय क्या था 2023 का हम बात करें, इस अवार्ड की बात करें तो 2023 का विषय था अवशिष्ट के साथ क्या थे, धन से प्राप्ति अर्थात धन, वेस्ट टू वेल्थ इसका थीम रखा गया था, विषय रखा गया था। और ध्यान रखिए 2024 के लिए भी आपको विषय लॉन्च कर दिया जिसके आधार पर अगले वर्ष इसका पुरस्कार वितरित किया जाएगा। जहां पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर रखा गया 3R की बात करता है, जहां पर हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की बात करते हैं। और इस पुरस्कार की हम बात करें तो यह अवार्ड्स कब से शुरू किया गया है, तो यह अवार्ड्स का आरंभ हुआ है, ध्यान रखिएगा आरंभ आपको हुआ है आपको 2016 से। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर हम 2023 की बात करें इसमें फर्स्ट रैंक कौन 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 लाया है। तो ध्यान रखिएगा पहला आपको याद रखना है, आपको इंदौर याद रखना है। इंदौर आपको पहला स्थान हुआ, उसके बाद साथ ही साथ सूरत को आपको यह स्थान दिया गया 1 रैंक। 2 रैंक की हम बात कर ले तो आपको नवी मुंबई याद रखना है, नवी मुंबई। और तीसरे में हम बात कर ले तो ये आपको नवी मुंबई के साथ आपको विशाखापट्टनम आपको याद रखना है, विशाखापट्टनम याद रखना है। यह तरीके से आपको चीज़ें कवर करनी है। आगे हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले आपको 2023-2016 में पुरस्कार दिए गए। टॉप स्टेट कौन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपको टॉप स्टेट्स की बात करता है। बॉटम 3 आपको बात करें तो कोलकाता, आसनसोल, जो हरोरा वेस्ट बंगाल है उसका स्टेट अगर हम बात करें ULRB श्रेणी में दिया गया है। इस तरीके से याद रखना है आपको। इसके सर्वेक्षण की बात करता है शीर्षक की, तो 2023 की शिक्षा याद रखना। 2024 का वर्ष कब शुरुआत किया गया, जारीकर्ता कौन सा है, वर्तमान में इसके जो मंत्री कौन है, वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर है क्योंकि सरकार नई बन गई है। तो इसके पहले जब ये जारी हुआ था उस समय कौन किसने जारी किया था ये जरूर याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जारी किया गया था। सारे फैक्ट याद रखने हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है इसरो ने अपने पहले एक्सरे पॉलीमीटर, ध्यान रखिएगा जो एक्सरे आपका इसरो ने अपने पहले एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट जो है आपको एक्सपो सेट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए लॉन्च कब किया गया था, तो जब हम दिन की शुरुआत किए थे 1 जनवरी से आपको यह लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना ये जनवरी से आपको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, PSLV आपको याद रखना है, C58 याद रखना है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यह कितने किलो का है, 650 किलोग्राम का सैटेलाइट है। यह क्या करेगा, इसकी अवधि क्या होगी, अवधि याद रखना है, अवधि 5 वर्ष है। ये फैक्ट याद रखना है। साथ ही साथ यह दूसरा देश भारत बन गया है जो आपको इस प्रकार के जो एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो क्या करेगा, यह ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों का जानकारी देगा। तो ये भारत दूसरा देश बन गया है। तो पहला देश कौन है, यह भी याद रखना आपको, पहला देश USA है।
इस तरीके से कुछ फैक्ट याद रखना। तो इसके अनुसार ऑप्शन को देखते हैं तो 1 जनवरी 2024 को अपने पहले एक्सपेरिमेंटल जो सैटेलाइट है उसके सफल प्रक्षेपण करता है। इस सैटेलाइट मिशन की अवधि 5 वर्ष है। तो गलत कथन का चयन करने बोल रहा है, तो जो आपको सॉल्यूशन बताया गया, एक्सप्लेनेशन किया गया, उसके अनुसार गलत कथन कौन है? ऑप्शन सी, ना तो 1 ना तो 2। आपको इस अर्थात दोनों हमारे कथन सही है। तो ये फैक्ट याद रखना है। अगर बात करें, आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर भी देते चलना है ताकि आप चीज़ों को रिवीजन कर लीजिएगा, याद रखनी चाहिए। देखिए ना, जितना अधिक आप कमेंट बॉक्स में जितना अधिक उत्तर दीजिएगा ना, उतना अधिक चीज़ों को क्लियर कर पाएगा। यह मेरा मानना रहता है। आप सभी स्टूडेंट, सभी टीचर का अलग अलग मोड होता है, पर मेरा मानना है कि जो अभ्यर्थी ज़्यादा एक्टिव मोड में होगा ना, उसके सिलेक्शन के रेट ज़्यादा होते हैं। सिलेक्शन का रेट सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है पढ़ाई अपने इस दौरान, जो क्लास चल रहे, सेशन चल रहे, उसके दौरान। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको। अगर बात करें इसके अतिरिक्त बात रखें तो ध्यान रखिएगा, जब हम एक्सपो सेट की बात करते हैं तो यह क्या रखिएगा, इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जिसमें हम बात करते हैं, यह 1 जनवरी 2024 को अपने एक्सरे पॉलीमीटर का सफल प्रक्षेपण किया। यह PSLV C-58 रॉकेट के द्वारा 650 मीटर इच्छित स्थापित किया गया। अवधि इसका 5 वर्ष माना जा रहा है और एक्सरे स्रोतों का ध्रुवीकरण जांच करेगा। USA के बाद यह दूसरा देश बन गया है जो शास्त्रीय खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला बनेगा, जहां पर न्यूट्रॉन नक्षत्रों, ब्लैक होल के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। अगर इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें हैं जहां पर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो जो आपको PSLV जो रॉकेट है, तो ध्यान रखिए, जिसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बोलते हैं। तो इसे याद रखना है। तो चीज़ों को जैसे हम कवर कर सकते हैं, तो सबसे पहले याद रखना है क्या, कि जो 2 पेलोड होंगे, जिसमें POLIX नाम से होगा, एक एस्पेक्ट EXPECET के नाम से होगा, जिसमें हम बात करते हैं पेलोड को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR राव सैटेलाइट सेंटर के द्वारा बनाया गया है। जहां ध्यान रखिएगा, यह क्या करेगा, 8 से 30 kV एनर्जी रेंज का स्टडी करेगा। वहीं एक्सरे जो स्पेक्ट्रो जो कॉपी है, उसके किसके द्वारा किया जाएगा, यह आपको टाइमिंग जो पेलोड है उसके द्वारा किया जाए। इसे फैक्ट याद रखना है। थोड़ा सा इसे एक बार वॉच कर लीजिएगा, पर इससे पहले ध्यान रखना है, यह क्या करेगा, एक्सरे बैंड और एक्सरे ध्रुवीकरण का अध्ययन करेगा। और साथ ही साथ क्या करेगा, आकाशीय संसाधनों के वितरण तंत्र के लिए JPC के जो GPS है हमारे है, उसके बारे में जानकारी देगा। हम इसके लिए क्या भेज चुके हैं, आप लोग को याद होगा, नाविक परियोजना हमारे यहाँ चल रहा है। जैसे गूगल आपको GPS ग्लोबल पोजिशन सिस्टम, जहाँ पर आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यूज करते हैं, वैसे ही भारत नाविक परियोजना चल रहा है। तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके लिए ध्यान रखना है, इस खगोलीय पिंडों की बात करें तो अवशेष खोजने में मदद मिलेगी। किस प्रकार के अवशेष, जो आपको खगोलीय पिंडों के बारे में होगा। दूसरा जो पॉलीमेट्री मिशन है, एक्सरे का उपयोग करता है और यह अमेरिका के बाद दूसरा देश बनता है। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत पूछ रहा है। तो सबसे पहले याद रखना है कि क्या यह चीज़ें गलत और सही के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसके संबंध में आपको जो है, इसकी बैठक कब हुई थी, 21 से लेकर 31 जुलाई तक हुई है। तो यह ध्यान रखना है, जुलाई में आपको इसकी बैठक हुई है। यह 46वीं सत्र है। इसकी घोषणा हालांकि जनवरी में हुई है, याद रखना है, जनवरी में इसकी घोषणा हुई थी, जहां पर 21 से 31 जुलाई इसकी बैठक हुई। और ध्यान रखना है, इसमें मेजबानी भारत कर रहा था। अध्यक्षता जो 46वें सत्र की अध्यक्षता कर रहा था, कौन कर रहा था इस साल, ये भारत ही कर रहा था। तो यहाँ पर बहुत से, इसी में आपको ध्यान रखना का एक विश्व विरासत सूची को शामिल किया गया। जो असम का, ध्यान रखना है, असम का जो था, असम का कौन था, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। चेराइदेई जो आपको मैदान है, जो कब्रगाह के तौर पर भी जानते हैं, यह मैदान को आपको भारत के समृद्ध आपको जो विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल किया है। तो इस तरीके से भारत में अभी वर्तमान में 43 आपको विश्व विरासत सूची होगी, जिसमें हम बात करते हैं तो 3 श्रेणियां हैं, जिसमें 35 सांस्कृतिक से है। आप लोग को याद होगा, ये सब बातें मैंने पहले भी एक्सप्लेन जो मैंने पेपर एनालिसिस कराया उसमें कवर कराया था। अगर 7 की बात करें तो प्राकृत श्रेणी में, और एक मिश्रित श्रेणी है। कौन सा एक मिश्रित श्रेणी कौन सा है, जिसमें हम बात करते हैं आपको कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा जो आपको राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपको मिश्रित श्रेणी में। तो आपसे यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, ये सब फैक्ट याद रखना। अगर हम इसकी थीम की बात करें, अगर विश्व धरोहर समिति की जो बैठक 46वीं हो, इसकी थीम की बात करें, तो ध्यान रखना यह क्या है, विकास
विकास भी और विरासत भी, याद रखना विरासत भी, ये फैक्ट थोड़ा याद रखना, विरासत भी और विकसित विकसित भी, यह कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था, थीम के साथ आयोजित किया गया। अब हम बात करें इसमें, यह जो आपको असम का जो चेराई ईद देव जो मैदान है वो क्या है, वो अहोम राजवंश का है, अहोम राजवंश का। तो आगे मैं जब आऊँगा कहाँ पर, आपको जब मैं जुलाई के सेशन में आऊँगा जहाँ पर कवर करूँगा इस वंश के बारे में, इससे संबंधित और भी फैक्ट को मैं बताऊँगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो ध्यान रखना इसके अनुसार सबसे पहले तो ये कथन ध्यान रखना है कि 21 से लेकर 25 जुलाई तक यह नहीं हुआ था। ये कब हुआ था आपको, 21 से लेकर 31 जुलाई। तो यह कथन हमारा गलत होगा। बाकी आपको समिति के प्रत्येक वर्ष इसका आयोजित होता है, यह भी कथन सही है, जिसमें 21 सदस्य इसमें शामिल होते, प्रतिनिधि शामिल होते हैं। और सत्र का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किए, यह भी कथन सही है हमारा। विकसित भी विरासत भी थीम के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक आयोजित की। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो इसके अनुसार गलत क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, कथन आपका एक याद रखना है, यह गलत हो जाता है। तो इसे फैक्ट को याद रखना है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए हो जाएगा। तो इसे अच्छे से कवर करके चलना है। अगर हम इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को ध्यान रखें तो जैसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है, तो यूनेस्को की एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, इसे याद रखना। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई। इसका मुख्यालय आपको कहाँ पर है, पेरिस में है। अगर हम बात करें चेराई देव मैदान असम की, जो अहोम राजवंश से संबंधित है, और चीज़ें यहाँ पर बहुत ही चर्चा का विषय था, तो इससे संबंधित चीज़ों को जरूर कवर करेंगे आने वाले सेशन में। फिलहाल आपको ये चीज़ें आज समिति के बारे में ध्यान रखना है। यह 21 से 31 जुलाई को आयोजित की गई थी। 46वीं सत्र की बात हो रही है, जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। अब इसके 21 सदस्य होते हैं जो प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं, सत्र प्रत्येक वर्ष होता है, यह भी फैक्ट याद रखना है। उद्घाटन कौन किया था, याद रखना, उद्घाटन आपको नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके द्वारा किया गया। इसका फैक्ट याद रखने। विश्व इस असम के इस स्थल का अगर जैसे ही शामिल होता है तो भारत में कुल सूची कितनी हो जाती है, 43 हो जाती है। 35 सांस्कृतिक, सात जो है प्राकृतिक श्रेणी में और एक मिश्रित श्रेणी में। मिश्रित श्रेणी में कौन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल है। तो ये सब फैक्ट याद रखना। रिवीजन जितनी बार कीजिएगा चीजें याद रहनी चाहिए और एग्जाम में अच्छे से जाइएगा, कवर करने का प्रयास कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग को जो भी टॉपिक कवर किया जा रहा है संजीवनी बैच में ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम ये टॉपिक आपको एग्जाम में कवर करके जाने ही होंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यह। इम्पॉर्टेंट जितने भी आपको इस सेशन में कवर कराया जाएगा, जनवरी टू आपको नवंबर, तो आपको याद रखना है, आपको सारे टॉपिक को कवर करके जाना है। क्योंकि इसके अतिरिक्त आप अलग भी सोर्स पढ़ सकते हैं और अलग भी चीज़ें कर सकते हैं, पर ये सारे टॉपिक को कवर करके जाएंगे। यहाँ से प्रश्न मैक्सिमम चांसेज है इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे तो टॉपिक से A to Z आपको चीज़ों को कवर करके जानी है। पर मैं अधिक से अधिक चीज़ें कवर जरूर करा दूंगा। फिर इसके अलावा भी जो चीज़ें आपको पहले बताई गई उसको रिवीजन जरूर करके जाइएगा, मेरा कहने का अर्थ यही है। और इसी विश्वास के साथ चीज़ों को कवर कीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या है, दिए गए देख लेते। निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करने कह रहा है और सही कथन के चयन की बात कर रहा है। तो 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन 19 से 20 जनवरी को युगांडा में आयोजित किया गया था। क्या यह सही है या गलत है? उसके बाद युगांडा ने वर्ष 2026 तक के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। क्या यह सही है कथन है, गलत कथन है? तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा कि जो 19वां जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, जिसको हम नाम के नाम से भी जानते हैं, नन जो अलायंस मूवमेंट है उस जो चलाया गया था उसके नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले याद रखना 19 से 20 जनवरी को आपको आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको याद रखना है जो युगांडा की राजधानी है ना, युगांडा की राजधानी कंपाला में। तो यह फैक्ट आपसे पूछा जाए, कंपाला भी पूछ सकता है, तो इसे याद रखना है। थीम की बात करें तो थीम याद रखना, थीम जरूर याद रखना आपको है। थीम क्या बोलता है? साझा वैश्विक आपको समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, ये फैक्ट याद रखना है, इस चीज़ को कवर करना है। और ध्यान रखिएगा वर्ष युगांडा क्या है, युगांडा वर्ष 2027 के लिए, 2027 तक के लिए आपको इसकी अध्यक्षता करेगा। तो इसका मतलब यह कथन आपका गलत हो जाता है, बाकी कथन सही है। तो इसका मतलब है आपको इसका सही कथन कौन हो, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगर हम बात करें 18वां आपको कहाँ हुआ था, 18वां अगर हम बात करें तो 18वां याद रखना, 18वां नाम सम्मेलन आपको बाकू कहाँ हुआ था, बाकू अजरबैजान में। याद रखना है कहाँ पर, अजरबैजान में हुआ था, बाकू का अजरबैजान में, जहाँ पर बाकू घोषणा हुई थी। ये सब फैक्ट याद रखना। अगर हम बात करें जो इसकी शुरुआत कब होती है तो 1961 के जो युद्ध हुआ था, आपको शीत युद्ध के दौरान इसकी स्थापना कर दी गई। शीत युद्ध चल रहा था जब, आपको पता होगा, जब हम 90 के दशक में चल रहे थे, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जस्ट बाद से लेकर 90 तक शीत युद्ध के काल के दौरान आपको ये सब घटना देखने को मिलती है। 1955 में क्या होता है कि इंडोनेशिया में आयोजित बांडुंग सम्मेलन, याद रखना है कहाँ पर, आपको एक सम्मेलन का नाम याद रखना है, बांडुंग सम्मेलन। सम्मेलन कहाँ पर, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में याद रखना है, नेशिया में याद रखना है। क्या हुआ था यहाँ पर, इंडोनेशिया में। यहीं से आपको स्थापित की गई थी चीज़ों को, जहाँ पर नाम का कॉन्सेप्ट आया था। इसी घोषणा पत्र के बाद आपको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, आपको टीटो मलाल नासिर के द्वारा, सुकुर्नो के द्वारा, नुक्रोमाह के द्वारा आपको नाम का गठन किया गया था। क्लियर है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार चीज़ों को हम कवर करेंगे, तो इसका ऑप्शन सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को कवर करना। जहाँ पर हम बात करते हैं 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो अलायंस जो मूवमेंट की बात करते हैं, वो 19 से 20 जनवरी 2024 को कंपाला में आयोजित हुई थी। थीम याद जरूर रखना है, वर्ष 2027 तक युगांडा इसकी अध्यक्षता करेगा, ग्रहण करेगा। और हम 18वें नाम की बात करते हैं तो 25 और 26 अक्टूबर 2019 को बाकू के अजरबैजान में आयोजित किया गया था। अब ध्यान रखना, वर्ष 1961 शीत युद्ध के दौरान 1955 इंडोनेशिया में आयोजित बांडुंग सम्मेलन के बाद आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जो जोसेफ टीटो थे वो, फिर उसके बाद आपको मिस्र के नासिर याद रखना है, सुकर्नो इंडोनेशिया के सुकर्नो, और घाना में क्वामे नुक्रोमाह के द्वारा इसकी भूमिका अदा की गई थी और इस अलायंस का आपको स्थापना की। इसका मतलब क्या था, सीधा सा अर्थ समझिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध के बाद दो गुट बने, एक यूएसए के नेतृत्व में और एक यूएसएसआर के नेतृत्व में। तो दोनों गुट क्या होता था कि दोनों गुट नए नए जो प्रभुत्व राष्ट्र हो रहे थे वो अपने गुट में मिलाने का प्रयास कर रहा था। तो इसी शक्ति संतुलन से बचने के लिए, शक्ति के संतुलन को कायम करने के लिए ध्यान रखिएगा, इन नेताओं के द्वारा हम किसी भी गुट में शामिल ना होकर न्यूट्रल रहेंगे, या हम क्या कहेंगे, हम दोनों का समर्थन प्राप्त करेंगे और न दोनों का समर्थन प्राप्त करेंगे, अपनी हम नीतियां बनाएंगे। इसी का कॉन्सेप्ट आपको नाम देता है। तो ध्यान रखिए, इसके वर्तमान में 120 सदस्य, भारत का संस्थापक सदस्य है। और ध्यान रखिए, एक संयुक्त राष्ट्र के बाद यह नाम दूसरा सबसे बड़ा समूह है राष्ट्रों का। तो इस तरीके से चीज़ों को कवर करना है, समझने का प्रयास करना है। चलिए आगे बात करेंगे, 5वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। 5वां नंबर प्रश्न में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर बात होता है कि 16वें वित्त आयोग, ध्यान रखना 16वें वित्त आयोग का गठन में बात हो रही है कि किन की अध्यक्षता में हुई है। विजय कलेकर की अध्यक्षता में, विजय एल कलेकर, वाई वी रेड्डी, एन के सिंह और अरविंद पंगेड़िया। तो ध्यान रखिए 16वें ये हैं, 15वें आपको एन के सिंह है, 16 आपको, 14वें आपको वाई वी रेड्डी थे, और 13वें आपको जो वित्त आयोग का गठन आपको किया गया था। इस तरीके क्रम में दिया गया है। तो इसके अतिरिक्त बात करें कि इसकी स्थापना किस कब होती है, तो ध्यान रखें अनुच्छेद कितने के तहत होती है, 280, याद रखना 280 के तहत इसकी स्थापना होती है। 5 वर्षों के लिए होती है, 5 वर्षों के अंतराल के बाद आपको यह होता है, ध्यान रखिएगा। अब यह एक चीज़ और याद रखना है कि जो 16वां वित्त आयोग होगा, 16वां वित्त आयोग, उसका कार्यकाल कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा अप्रैल 2026 से। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना आप लोगों के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए होगा। ये सब सारे फैक्ट को याद रखना। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इसके सचिव कौन होंगे, इंपॉर्टेंट है। सचिव कौन होंगे, तो ऋत्विक रंजन पांडे आपको इसके सचिव। अन्य सदस्यों की बात करें तो अजय नारायण झा, सौम्या घोष, कांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा आपको इसके अन्य सदस्य होंगे। इसका 31 दिसंबर 2023 को घोषणा की गई थी, गठित किया गया था डॉक्टर अरविंद पंगेड़िया के अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की। अगर हम बात करें 280 के तहत आपको इसका गठन किया गया है। 5 साल में इसका गठन, 5 साल के बाद इसका गठन किया जाता है। ये सब फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना, जिसको स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी बोल रहे हैं, जिसको साको
तो ध्यान रखें कौन सा कथन इसके संबंध में सही पूछ रहा है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा इसे कि लागत कितनी है। लागत की बात करें तो लागत आपको 1250 करोड़ रुपया है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। इस फैक्ट के अनुसार यह कथन आपका सही होगा। मंजूरी दी गई भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी। लागत, भारत की लागत कितनी दी गई है तो 1250 करोड़ रुपया। अगर हम बात करें साको क्या है, पर भारत इसका एक केंद्र के तौर पर काम कर रहा है जो क्या करेगा, अफ्रीका, और ध्यान रखना है कहाँ पर, आपको याद रखना है अफ्रीका के साथ साथ आपको ऑस्ट्रेलिया, दो देश याद रखना है। यहाँ पर हजारों एंटीनों का एक संग्रह बनाया जा रहा है जिसमें भारत एक सहयोग कर रहा है। इसमें 16 से अधिक देश है, 16 से अधिक देश हैं जो जो इस जो ऑब्जर्वेटरी है इस परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ पर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में एंटीनों का समूह बनाया जाएगा जिसका मुख्य काम रहेगा क्या, कि दूरबीन टेलीस्कोप स्थापित करके हम क्या करें, एब्जॉर्बरी करेंगे, अर्थात हम क्या करेंगे, हम इसके अनुसार जो किरण आ रहे हैं, जो रेडिएशन आ रहा है उसका आकलन करेंगे और उसके बाद संबंध देशों की संबंध संस्थाओं को इसकी सूचना उपलब्ध कराएंगे ताकि हम चीज़ों को और भी चीज़ें उपलब्ध करा सकें। तो इसके साथ देखिए 16 से अधिक देश इसमें शामिल, यह भी कथन सही है। आपका दोनों कथन सही है, तो दोनों कथन अर्थात ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। चलिए इसके अतिरिक्त हम बात करें एक चीज़ और, जब हम बात करें लीगो को आप लोग को याद करने की बात है, जब इसकी चर्चा होगी तो लीगो भी आपकी चर्चा का विषय बनेगा। तो इसे याद रखना, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में अमेरिका स्थित लेजर जो इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल एंड वेब ऑब्जर्वेटरी की तीसरे मोड की निर्माण की मंजूरी मिल गई है। तो यह कहाँ मिला है, तो याद रखना है हिंगोली जिला महाराष्ट्र में मिला है। अगर बात करें भारत से सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना विश्व की है यह, जहाँ स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, तो इसे भी थोड़ा सा याद, इसके लिए भारत 1250 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखना। और यह देखिए कहाँ पर होगा, ये थोड़ा सा याद देखिए, आपको यह ऑब्जर्वेटरी आपको जो दक्षिणी अफ्रीकी कंट्री है उनमें, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में, आपको न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में स्थापित की जाएगी। इस तरीके से हजारों एंटीनाओं का एक संग्रह टेलीस्कोप के तौर पर यूज किया जाएगा। सबसे पहले याद रखना है इसके बारे में कि रेडियो क्या करेगा, खगोल विज्ञान के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर कार्य करेगा। यह मुख्यालय इसका यूनाइटेड किंगडम जेड्रोल बैंक में वेधशाला में स्थापित किया गया। उद्देश्य ब्रह्मांड का विस्तार का पता लगाना और खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करना। कैसे काम करेगा, हजारों एंटीनों एक साथ जुड़कर एक विशाल टेलीस्कोप सारणी बनाएंगे जिसके आधार पर हम ब्रह्मांड के विस्तार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये सब फैक्ट याद रखना। अगर हम देशों की बात करें जो सदस्य, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, आपको स्वीडन, नीदरलैंड, यूके जैसे देश इसमें शामिल है। तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। यूएसए इसका सदस्य भी शामिल है। तो यह कहाँ काम करेगा, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए यहाँ पर स्थापित होगा। यह जो स्क्वायर किलोमीटर जो रीड परिषद है उसकी स्थापना आपको 2021 में इसको सबसे बड़े मंजूरी दी गई थी। ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है आप लोग को इसके अतिरिक्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यह है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको लोग, खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को बैडमिंटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया, क्या यह सही है। और रैंकी रेड्डी सात्विक साईराज टेबल टेनिस के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। तो हम बात करते हैं, जब हम इसके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखना है यह किसके द्वारा दिया जाता है। यह घोषणा आपको किया जाता है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा दिया जाता है। सबसे पहले तो आपको यह चीज़ें याद रखनी है। दूसरा यार, इसकी 9 जनवरी को आपको क्या की गई थी, 9 जनवरी याद रखना है, 9 जनवरी आपको 2024 को यह फैक्ट याद रखना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह किया गया, आपको पुरस्कार वितरित किया गया, यह फैक्ट याद रखना है। इसमें कुल कितने 42 पुरस्कार दिए गए हैं, ध्यान रखना है। 42 पुरस्कार में बहुत सी श्रेणियां होती है, जैसे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेणी में फिर उसके बाद अर्जुन अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो कुल आपको 42 आपको पुरस्कार दिए गए हैं, ये फैक्ट याद रखना। जिसमें हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो ध्यान रखना अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को दिया गया, यह फैक्ट याद रखना है। इसके अतिरिक्त बात करें कि इसके अतिरिक्त क्या बातें रखनी है आप लोग को याद, कि जब हम बात करते हैं कि किसे किसे दिया गया तो ध्यान रखिएगा चंद्रशेखर शेट्टी उनको बैडमिंटन के क्षेत्र में उसकी
जो प्रदर्शन के उसके आधार पर इनको यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए, बिल्कुल कथन सही है। और यह कथन आपको टेबल टेनिस नहीं होगा, यह भी आपको बैडमिंटन होगा। तो यह फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। अगर हम बात करें इसके बारे में तो कथन आपका गलत कौन सा पूछ रहा है, तो कथन 2 आपका गलत है, तो सारे फैक्ट को याद रखना है। चलिए इसके अतिरिक्त हम बात करें कि कुछ चीज़ों को, जैसे आपको मेजर जो ध्यानचंद्र खेल रत्न से पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, तो ये सब फैक्ट याद है। इसके लिए 25 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। बैडमिंटन श्रेणी में दोनों को, चिराग को और अंकी रेड्डी को यह पुरस्कार दिया गया। और उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन श्रेणी के लिए आपको जसकीरत सिंह गेरवाल जो गोल्फ के लिए, भास्करन ई कबड्डी के लिए, जयंत कुमार पुलसी लाल को टेबल टेनिस के लिए यह पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया। यह फैक्ट याद रखना है। अगर आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार मंजूषा कंवर को, बैडमिंटन के लिए विनीत कुमार शर्मा को, हॉकी के लिए और कविता सेल्वराज को कबड्डी के लिए दिया गया। अर्जुन पुरस्कार 15 लाख दिए जाए, जिसमें 26 को यह पुरस्कार इस साल दिया गया, तो अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो याद रखना, सबसे पहले भारत के लिए नरसिंह शेख जो बिहार की हैं, उनको यह खो खो वर्ग में अर्जुन अवार्ड दिया गया। और यह राष्ट्रीय कप्तान भी हैं, ध्यान रखिएगा, कप्तान भी हैं खो खो टीम की। तो यह फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। मोहम्मद शमी को क्रिकेट के लिए, रितु नेगी को कबड्डी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया। और भी बहुत से लोग हैं, तो फिलहाल इतना तो कम से कम याद करके जाना ही चाहिए। जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, अपने राज्यों से जुड़े हुए व्यक्ति का भी नाम याद रख सकते हैं। चलिए फैक्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न है, कौन से देश ब्रिक्स के नए सदस्य बने। देखिए ब्रिक्स का चर्चा का विषय है, अभी हाल ही में ब्रिक्स का सम्मेलन भी आयोजित हुआ। ये सब सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ब्रिक्स के नए सदस्य कौन कौन से, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है, आपको संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ईरान है। तो ध्यान रखना, अर्जेंटीना क्या हुआ, अर्जेंटीना अस्वीकार कर दिया। इसके बाद आपको इसका सदस्य आपको 2 3 4 है, आपको ऑप्शन याद रखना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जिसके अनुसार अगर हम बात करें तो कुछ देश, जिसमें आपको 4 देश याद रखना, जिसमें हम बात करते हैं सऊदी अरब याद रखना है। दूसरा याद रखना है यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड जो स्टेट अमीरात है उनको याद रखना है। ईरान, इथोपिया, ये फैक्ट याद रखना है। इथोपिया जो है मिस्र याद रखना है। तो ईरान के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, इनको भी दिया गया था, पर ये 4 जो देश है इसको याद रखना, ये सदस्य बनते हैं। ईरान को भी आपको दिया गया था सदस्यता ग्रहण करने के लिए, फिलहाल वो अभी ऑब्जर्व किया हुआ। अर्जेंटीना भी अभी क्या किया, पूर्णतः नहीं किया है, ध्यान रखिए। वो अभी नाम की पुष्टि कर दिया है कि वापस हम ले लेंगे, पर इसके लिए द्वार खुले हुए अभी भी है। जैसे भारत को, आपको याद होगा, भारत को शामिल करने के लिए जो आपको आर्थिक गलियारे के लिए बात करता है, वैसे यहाँ भी यहाँ पर अर्जेंटीना को भी ऑप्शन दिया हुआ। फिलहाल कौन कौन से देश, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, आपको याद रखना, ईरान भी ऑप्शन के अनुसार अगर दिया गया है तो इसे याद रखना है। चलिए ठीक है, उसकी चीज़ों को कवर करने की बात होगी। अगर हम बात कर ले, अभी इसका 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स के आधिकारिक अध्यक्षता के रूप में सौंपित की गई। और सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथोपिया, मिस्र ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में बन गए हैं। अब ध्यान रखिएगा, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका भी इसके सदस्य पहले से थे। तो इसके 5 देशों के नाम पर मिलकर बना है। यह स्थापना 2009 में, पहला शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था, याद रखना है। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 2023 में, अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका में, 16वें का रूस में, जो आपको 22 से 24 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया। ये फैक्ट याद है, अक्टूबर के माह में आएंगे तो इसके विस्तृत चर्चा करेंगे। 17वां ब्रिक्स आपको ब्राजील में आयोजित होगा। भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता 2012, 16 और 21 में किया गया। ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। और भी ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें 16वें ब्रिक्स सम्मेलन की, तो थीम याद रखना है। जैसे थीम की बात करते हैं, न्याय संगत वैश्विक विकास सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद और सुदृढ़ करना, याद रखना है। अगर हम अन्य भागीदार बात करें, कुल 13 देश इसमें भागीदार शामिल हुए, जिसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम इसमें शामिल था। कजान घोषणा हुआ, जहां पर 2025 में ब्राजील को ब्रिक्स की अध्यक्षता। और आपको ध्यान रखिएगा, आपको 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए ब्राजील को पूर्ण समर्थन दिया गया। अब 17वें ब्रिक्स सम्मेलन आपको याद रखने हैं, जिसमें आपको मेंबर्स की बात होती है, एप्लीकेंट मेंबर्स की बात हो रही है, और इंटरेस्टेड मेंबर की बात होती है। तो ध्यान रखिए, ब्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है, ब्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट। तो ये फैक्ट
थोड़ा सा याद रखना है। कौन कौन से ब्रिक्स फैक्ट में, ब्रिक्स प्लस के कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, तो ये मैप के अनुसार चीज़ों को कवर कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। चीज़ों को जरूर रिवीजन करके जाइएगा। देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में जाने से पहले रिवीजन होना चाहिए। तो सबसे पहले कोप की भी चर्चा मैं लगातार आपको आपको याद होगा कि पेपर कटिंग सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर भी। कोप बहुत चर्चा का विषय है, तो यहाँ से याद रखिएगा। मुख्तार बायाइब कोप 29 जो हुए इसके सत्र के अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया गया। जनवरी में इसकी घोषणा हुई थी, इसलिए चर्चा जनवरी में था। तो ध्यान रखिए कोप 29 का आयोजन बाकू में किया जाएगा। तो ध्यान रखना दोनों कथन हमारे सही हैं। क्यों सही है तो ध्यान रखिएगा। इनको मुख्तार बायाइब है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्स ऑफ अजरबैजान के मंत्री हैं। तो याद रखिएगा अजरबैजान है, तो इस बार अजर क्या है, अजरबैजान इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा इनको क्या किया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब इसकी जो बैठक होगी कब होगी, 11 से आपको याद रखना है 22 नवंबर को हो रहा है। तो अभी आज 20 तारीख है, तो ध्यान रखिएगा 2 दिन और चलेगा इसमें। तो कहाँ हो रहा है, बाकू में, याद रखना है। तो आपको नवंबर के सेशन में कोप के संबंध में हम और भी बेहतर एक्सप्लेनेशन देंगे। थीम याद रखना है, थीम को थोड़ा सा याद रखना है। क्या रखना है, एक हरित दुनिया के लिए एकजुटता। हालांकि कितना एकजुट होंगे वो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार इस पर चर्चा हो रही है। 29 के दौरे हो रहे हैं, कोप 29 पहुंच गया है, पर एकजुटता अभी तक नहीं आया है। फिर भी याद रखना है आपको, एकजुटता इस थीम को याद रखना है। अब ध्यान रखिएगा कोप 28 कहाँ हुआ था, कोप 28 कोप 28 याद रखना है आपको, दुबई में हुआ था। ये सब फैक्ट याद रखना है, दुबई में हुआ था। दुबई में कहाँ से, दुबई में 30 से 13 दिसंबर को आयोजित किया गया। इसे फैक्ट याद रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसी के अनुसार। तो आपका दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, तो उपयुक्त डी सही उत्तर चला जाएगा। ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। अगर हम बात करें इसके बारे में संबंध में बात करें, तो यह ध्यान रखिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, UNFCCC कहते हैं ना, को 11 से 22 नवंबर 2024 को बाकू के अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम आपको याद रखनी है। कोप 28 कहाँ हुआ था यह याद रखना, कब हुआ था यह भी याद रखना है, इसकी थीम क्या थी यह भी याद रखना है। क्लियर है। और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो यह पृथ्वी की जलवायु प्रणाली ग्रीन हाउस गैस के सांद्रता को कम करने के लिए वैश्विक पर्यावरण संधि 21 मार्च 1994 को लागू है, जो आपको 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के बाद आयोजित की गई थी। याद रखना है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन, और रियो जो सम्मेलन इसे अन्य नाम के तौर पर जानते हैं, इसी सम्मेलन के बाद चीजें बदली, जहां पर हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। अब वार्षिक बैठकें आयोजित की जाती है। वर्ष 1993 भारत UNFCCC का एक पक्षकार बना। उसके बाद पहला सम्मेलन आपको कब पार्टियों का 1995 बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया। ये सब फैक्ट याद रखने हैं। 28 याद रखना। फिर आपको कोप 26 में याद रखना, 26 में भारत के द्वारा पंच तत्व एक कॉन्सेप्ट दिया गया। तो ये भी फैक्ट थोड़ा सा आप लोगों को अलग से रिवीजन करके जाना है। ये सब चीजें प्रश्न में लगातार पूछी जाएंगी। अगर बात करें अगले प्रश्न पर, देखिए लगातार मैं बोल रहा हूँ इसलिए ना कि आपको ध्यान में रखना है कि आपको पास समय नहीं है, फालतू बात करने के लिए समय नहीं है, एक्स्ट्रा एंजॉयमेंट के लिए समय नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें पता चल रहा है कमेंट सेक्शन में उत्तर देते चलिए। और अगर 10 का ए पद आपका सही उत्तर लग रहा है, बी सही लग रहा है, सी लग रहा है, डी लग रहा है, आप उत्तर देते चलिए। मैं चीज़ों को एब्जॉर्व कर रहा हूँ, हमारी टीम देख रही है, ठीक है ना। आपको उसका कमेंट सेक्शन हमारी टीम देते चलेगी। आप चीज़ों को बस क्या करना, ऑप्शन देखना, उसका एक्सप्लेनेशन को, सॉल्यूशन को देखते चलना है, वो अपने चीज़ों को स्पष्ट करते चलना। चलिए 75वां गणतंत्र दिवस, इसे भी आप लोग जरूर करके जाइएगा। स्टार श्रेणी में से रखिए आप लोग। संबंधित कौन सा कथन गलत है। इस दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रोन मुख्य अतिथि थे, तो ये सही है। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका इस विषय का मुख्य विषय था, तो ध्यान रखिए ये भी सही है। इस अवसर पर राज्य सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया था, ये कथन आपका गलत है। ये कथन कर्नाटक न होकर कौन होगा, उड़ीसा होगा। याद रखना है कौन सा होगा, उड़ीसा होगा। इसे दिया गया यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। उड़ीसा की हम बात कर ले, उड़ीसा की बात कर ले, ओडिशा याद रखना, ओडिशा। इसके बाद आपको याद रखना गुजरात को दूसरा स्थान मिलता है।
गुजरात को उसके बाद किसे दिया जाता है, याद रखना है। गुजरात के बाद आपको याद रखना है, आपको उत्तर प्रदेश के लिए भी इसके पुरस्कार दिया जाता है, उत्तर प्रदेश के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अब इसी तरह आपको चीज़ों को कवर करना है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश को आपको इसका तीसरा श्रेणी का पुरस्कार मिला था। किसे, आंध्र प्रदेश को, याद रखना, आंध्र प्रदेश को यह तीसरा पुरस्कार मिलता है, इसे दूसरा मिलता है, यह याद रखना है। गुजरात को ध्यान रखिए, गुजरात श्रेणी के लिए आपको दूसरा पुरस्कार दिया जाता है। इस तरीके से आपको उत्तर प्रदेश और गुजरात को दूसरा पुरस्कार दिया जाता है, तीसरा याद रखना आंध्र प्रदेश के लिए, ओडिशा को पहला पुरस्कार। और सबसे झांकी किसे मिलता है, तो सबसे झांकी याद रखना है संस्कृति मंत्रालय का जो झांकी था उसे दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो अगर हम बात करें तो 26 जनवरी को हम आपको 75 गणतंत्र दिवस मनाया, इसको याद रखना है। इसके थीम को याद रखना है। मुख्य अतिथि कौन थे, 74वें के कौन थे, यहाँ से प्रश्न भी पूछा है। अब्दुल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति थे, उनको मुख्य अतिथि बनाया गया था। प्रश्न भी पूछा है बीपीएससी यहाँ से। सबसे झांकी की हम बात कर ले, भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित संस्कृति मंत्रालय का सबसे उड़ीसा का सबसे पुरस्कार दिया गया प्रथम श्रेणी, जो महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया, राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को दिखाया गया था। ये सब फैक्ट याद रखना है। गुजरात की झांकी जो ध्रुव गुजरात की सीमा पर्यटन के द्वारा बनाया गया था, उन्हें दूसरा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आपको दूसरा पुरस्कार दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के विकसित भारत समृद्ध विरासत इसे क्या दिया, इसे भी दूसरा श्रेणी, अर्थात गुजरात और उत्तर प्रदेश को दूसरा पुरस्कार दिया गया। तीसरा आंध्र प्रदेश के पुरस्कार को दिया गया, जो आपको झांकी आई थी आंध्र प्रदेश की स्कूली शिक्षा के परिवर्तन के लिए छात्रों द्वारा प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से आपको जो झांकी प्रस्तुत की गई थी, उसमें आपको यह तीसरा पुरस्कार दिया था। ये सब याद रखना। बिहार का इसे पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ, इसे याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। 12वें नंबर प्रश्न बात है, प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर, देखिए एक प्लस श्रेणी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ISCC प्लस श्रेणी, प्लस श्रेणी कहते हैं। प्रमाणन पाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है, ऑप्शन है लार्सन एंड टोबैगो, महिंद्रा इंडस्ट्री, टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्री। तो अगर हम बात करें कुछ चीज़ों को तो ध्यान रखिएगा, यह जो पुरस्कार दिया गया है, यह पुरस्कार जामनगर रिफाइनरी को, जामनगर जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी याद रखना है, यह किसका है, रिलायंस इंडस्ट्री का है। तो इसको यह पुरस्कार दिया गया है, जो क्या कर रहा है, किसी प्रकार के, यह क्या है कि जो यह जो प्रमाणन है वो क्या होता है, यह कहता यह है ना, यह प्रमाणन यह बताता है कि जो हमारे उत्पाद है ना, वो कंपनी उत्पाद यह करता है कि कच्चे माल में, ध्यान रखिएगा, जो कच्चा इसका माल है उत्पाद के लिए सधारणीय है, अर्थात हम जो सस्टेनेबल जो सोर्सेज है उससे प्राप्त कर रहे हैं। तो यह प्रमाणन आपको यह देता है। तो आपको यह रिलायंस इंडस्ट्री को यह प्रमाणन दिया गया, तो यह याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर बात करें हम यह किन क्षेत्रों के लिए प्रमाणन दिया जाता है, यह भी याद रखना है। तो खाद्य वस्तु के लिए दिया जाता है, खाद्य के लिए, चारा के लिए, हम रसायन के लिए बात करेंगे, रसायन क्षेत्र के लिए दिया जाता है, प्लास्टिक के लिए दिया जाता है, ये सब फैक्ट याद रखना है। प्लास्टिक के लिए, पैकेजिंग के लिए दिया जाता है, पैकेजिंग हम जो करते हैं ना उसके लिए भी दिया जाता है। फिर वस्त्र के लिए दिया जाता है, वस्त्र के निर्माण में किसी प्रकार का प्रमाणन इसे दिया। नवीकरणीय फीड स्टॉक के रूप में दिया जाता है, नवीकरणीय जो हमारे नवीकरणीय फीड स्टॉक्स है ना, उसके लिए भी यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना, ये सब चीज़ें कवर करते चलना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगर हम बात करें यहाँ पर तो रिलायंस स्टील के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए आपको यह प्रमाणन दिया। अगर हम बात करें रिलायंस जामनगर रिफाइनरी को यह पुरस्कार दिया गया, यह याद रखिएगा, यह यहाँ पर लिया है जहाँ पर पायरोलोसिस तेल को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित करके जो सर्कुलर पॉलीमर स्थापित कर, सर्कुलर इकोनॉमी या सर्कुलर इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो समानांतर की बात होगी, समानांतर हम इसकी स्थापना कर रहे हैं, प्लास्टिक के पॉलीमर के रूप में इसका उत्पादन करें, जिसमें सर्कुलर पोल अर्थात पॉलीप्रोपाइलिन याद रखना, और एक याद रखना जो पॉलीइलिथिन नाम से इसके उत्पाद का नाम दिया गया। जहाँ प्लास्टिक अपशिष्ट की बात करें तो यह क्या होता है, त्यागी गई प्लास्टिक होती है, जिसमें पैकेजिंग, कंटेनर, बैग, स्ट्रॉ या इस प्रकार से एकल उपयोग वाले प्लास्टिकें शामिल होती है। अगर हम बात करें इस प्रमाणन की बात करें, जहाँ पर आपको ISCC इंटरनेशनल जो स्टेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन है प्लस की बात होती है, तो यह क्या करता है कि मदद करता है कच्चे माल में धारणीय स्रोतों अर्थात सस्टेनेबल सोर्स की बात करता है, जो आपको विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है, जो मैंने चर्चा पहले भी किया है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखना है, चीज़ों को कवर करना है। अगर आप इन सब सारे प्रश्नों से अगर चर्चित है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं
नहीं है तो एक बार जरूर रिवीजन करके जाने की जरूरत है। बार बार रिवीजन कीजिए, चीज़ों को स्पष्ट करके जाइए, ठीक है। चलिए तेरे नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच, याद रखिएगा, मुख्यालय इसका जिनेवा है, उसमें 15 से 19 जनवरी 2024 को अपनी वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया? जिनेवा में, लाओस में, दुबई में, नई दिल्ली में। तो ध्यान रखना है, इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, वहीं पर इसका आयोजन, वार्षिक सम्मेलन होता है। बहुत इजी प्रश्न है पर ट्रिकी प्रश्न है, ध्यान रखिए, जिनको पता होगा वही उत्तर मार पाएंगे, नहीं तो नहीं मार पाएंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं 15 से 19 जनवरी को इसका सम्मेलन किया गया था। ये फैक्ट याद रखना है। कहाँ पर? आपको ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड के दावोस में इसके आयोजित किया गया था। मुख्यालय जिनेवा है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा इसका कहाँ किया गया था? जिनेवा। आपको ध्यान रखना है दावोस में किया गया था इसकी वार्षिक बैठक। ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसे ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्लियर कर लेना। देखिए टाइपिंग एरर हो जाता है, ह्यूमन एरर हो जाता है, उसे सुधारने की आवश्यकता है, इस पर कुछ बहस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन के गलत हो जाने से, उसका ऑप्शन गलत हो जाने से पूरी जो ज्ञान है किसी व्यक्ति विशेष का, उसके ज्ञान पर शक करने की आवश्यकता नहीं। चलिए हम बात करेंगे दावोस में इसका आयोजन किया गया था। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना, मुख्यालय जनेवा में है। अब ध्यान रखना है इसकी वार्षिक में जो है एक, जब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं, WEF की बात करते हैं, तो यह क्या है? एक गैर लाभकारी संगठन, लाभकारी संगठन है, याद रखना है क्या है? गैर लाभकारी संगठन है। अगर हम बात करें एनजीओ के रूप में काम करता है, जिसकी स्थापना याद रखने वर्ष 1971 में जिनेवा में हुआ था। जिनेवा कहाँ पर? आपको स्विट्जरलैंड में वहाँ पर आए थे। यहाँ पर UN की बहुत सी संस्थाओं का मुख्यालय, ये भी याद रखना। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? याद रखना, संस्थापक सदस्य की बात करें तो याद रखना है आपको क्लाउस, याद रखना है क्लाउ, आपको श्राउ याद रखना है, क्लाउस श्राउ, इनके आपको संस्थापक सदस्य है। वर्तमान सदस्य की बात करें, वर्तमान की हम बात करें तो ध्यान रखना है वर्तमान में कौन है? बोरगे, याद रखना, बोरगे ब्रेंडे, इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इसे याद रखना। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा बहुत से रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें ग्लोबल कंपेटिटिव रिपोर्ट की बात की जाती है, ग्लोबल IT रिपोर्ट की बात की जाती है, या हम बात करें ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की बात होती है, एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स की बात होगी, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट की बात होती है। यह इस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। थोड़ा सा फैक्ट को याद रखना है। अगर हम बात करें 15 से 19 जनवरी 2024 स्विट्जरलैंड के दावोस में अपनी बैठक आयोजित किया है, तो याद रखना है आपको। इसके अतिरिक्त इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्षता क्लाउस श्वास के द्वारा, वर्तमान अध्यक्ष याद रखना है। रिपोर्ट जरूर एक बार जरूर देख लेना है कि कौन कौन से रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया है। यहाँ से प्रश्न एक बार UPSC में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस सब चीज़ों को चर्चा करके आपको जानने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? स्लिम मिशन निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्लिम मिशन, जहां पर हम बात करते हैं कि किसके द्वारा, किस देश में? तो भारत और जापान है, USA और भारत है, फ्रांस और जापान है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर होगा जापान। जापान के द्वारा यह क्या, किस प्रकार का? ये स्मार्ट लैंडर है, किस प्रकार का? चंद्रयान यह है। ध्यान रखिए, जैसे भारत के द्वारा चंद्रयान लॉन्च किया गया ना, ऐसे ही ये चंद्रयान है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, SL करता है, सॉफ्ट लैंडिंग करता है। और यह क्या करता है? पांचवा ऐसा देश बन जाता है जापान, इसके बाद पांचवा ऐसा देश बन जाता है जहां पर यह सॉफ्ट लैंडिंग किया है चंद्रमा के सतह पर। इससे पहले कौन कौन किए हैं? इससे पहले याद रखना, भारत, USA, उसके बाद चीन याद रखना है, उसके बाद एक आपको रूस याद रखना है, रूस। यह 4 देश पहले कर चुके थे। अभी हाल ही में भारत ने गत वर्ष किया था, याद है तो आपको 2023 में, 23 अगस्त 2023 को किया था। तो ये सब फैक्ट याद रखना है। तो यह आपको 5वां देश बन जाता है जहां पर चंद्रमा पर आपको सॉफ्ट लैंडिंग करता है। अगर हम बात करें, यह एक नया कॉन्सेप्ट लेता है जहां पर पिन पॉइंट, याद रखना, पिन पॉइंट की चर्चा होती है। पिन पॉइंट आपको तकनीक डेवलप करता है जहां पर हम किसी वस्तु का पिन, जैसे ना पिन लगा देते हैं, पिन कॉन्सेप्ट को देता है। तो ये सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके अतिरिक्त बात करें हम तो क्या है
कि आपको 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान थर्ड करता है। भारत का यह मिशन था। इससे पूर्व आपको याद रखना है 4 देश कर चुके हैं, जो आपको जापान यह 5वां देश बन जाता है। स्लीप मिशन जो स्मार्ट लैंडर को आपको लॉन्च करता है मून पर। अब ध्यान रखना है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें पिन पॉइंट की बात करता है, चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज थे। जो एडविन थे दोनों अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे। अपोलो 11 के तहत अंतरिक्ष मिशन किया और 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरे थे। सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। उसके अतिरिक्त और भी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। 15वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जहां पर प्रश्न के तौर पर क्या है, पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास ने अपनी सदस्यता वापस लेने वाले सूची में शामिल देश नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह कॉन्सेप्ट इसलिए आता है, इकोवास की चर्चा का विषय था, जहां पर अभी अफ्रीकी देशों का संघ क्या है कि आपको शामिल किया गया है। कहाँ पर? G20 में। तो इससे संबंधित सारी फैक्ट को याद रखना है। क्लियर है? तो इसमें कौन कौन से देशों का सूची दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, माली और बुर्किनो फासो, नाइजर है, टोगो और घाना है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कौन शामिल नहीं है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें टोगो और घाना शामिल नहीं है, बाकी आपको दोनों देश शामिल है। तो 1 और 2 आपको शामिल है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो यह सदस्यता है आपको माली, नाइजर और बुर्किनो फासो, यह क्या करता है, इकोवास, याद रखना, इकोवास से वापस आ जाता है। जो एक क्या है, आर्थिक समुदाय था, किसका? अफ्रीकी संघ। आर्थिक समुदाय है किसका? अफ्रीकी संघों का, अफ्रीकी देशों का एक समुदाय है, जो आर्थिक समुदाय के तौर पर यह करता है। यह ध्यान रखिएगा, 28 जनवरी की इसकी घोषणा करता है। 28 जनवरी को इसकी घोषणा करता है कि वापस ले लेंगे, हम वापसी कर लेंगे इस समूह से। यह क्या करता है, इसे इसे लागोस संधि के द्वारा स्थापित करता है, जहां पर लागोस, याद रखना है, लागोस संधि के द्वारा इसे स्थापित किया गया था इकोवास को, जो क्या करता है, आर्थिक गलियारा के तौर पर यूज कराता है अफ्रीकी के उन देशों के लिए जो आपको पश्चिमी तटों पर स्थित है। जिसमें आपको ध्यान रखना है, सदस्यों की बात कर ले तो बहुत से सदस्य हैं, जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें हम इसकी मुख्यालय की बात करें तो ध्यान रखना है, अबूजा, नाइजीरिया में इसकी स्थापना है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर माली है, नाइजर है, बुर्किनो फासो, आपको गुयाना याद रखना है। इसी तरह ये सारे सदस्यों का जो पश्चिमी तटों पर स्थित है, पश्चिमी अफ्रीकी कंट्री के तौर पर गिने जाते हैं, वहाँ पर ध्यान रखना है। जहाँ पर पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय के तौर पर वापस ले लिया। ये 3 राष्ट्रों का नाम याद रखना है। यह 28 तारीख को घोषणा कर देता है और इसकी 15 सदस्यों वाला एक क्षेत्रीय संगठन था, जिसकी स्थापना लागोस संधि। तो वर्तमान में अब 12 सदस्य हो गए इसके। तो यह फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। वर्ष 1975 में स्थापित की गई थी, जिसमें ये देश है। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट साहिल क्षेत्र भी आपको इसके चर्चा का विषय बनेगा, ध्यान रखिएगा। जहाँ पर अजूबा, नाइजीरिया में इसके सदस्य देश की बात करें तो बुर्किनो फासो, बेनिन, कैपेन वर्ड, कोट ऑफ आइजर, गाम्बिया, घाना, गिनी आपको याद रखना है, 2 बार हो गया, इसको हटा दीजिएगा। बसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सियरा लियोन, सेनेगल, टोगो याद रखना। उद्देश्य इसका है पश्चिमी अफ्रीकी देशों में आर्थिक एकीकरण करना, सहयोग करना, विकास करना। ये फैक्ट थोड़ा याद रखना। इसी के साथ साहिल क्षेत्र भी चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसे आप लोग जरूर देख के जाइएगा। रीजन उसके पीछे, यह पश्चिम से उत्तर मध्य अफ्रीकी एक अर्ध शुष्क क्षेत्र जो सेनेगल से शुरू होकर सूडान तक पहुंचता है। जहां पर सेनेगल की बात होती है, यहाँ से शुरू होकर आपको देख रहे हैं यहाँ सूडान तक आपको विस्तृत है, जहाँ पर एरिट्रिया का भी कुछ क्षेत्र आता है उसके पड़ोसी मुल्क के तौर पर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक फैला हुआ क्षेत्र जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आपको 10 अफ्रीकी देशों तक सीमित बताया, जहां बुर्किनो फासो, कैमरून, गाम्बिया, गिनी, माली, मॉन्टिनो, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, चाड आपको देखने को मिलता है। तो इन देशों तक एक आर्थिक गलियारे के तौर पर अर्ध शुष्क क्षेत्रों को परिभाषित करता है। तो इसे भी याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के तौर पर है कि हाल में किस देश के द्वारा हल्फ 1 और केहरान 2 नामक उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। विवादित कारण माना जा रहा था, जिसके कारण यह चर्चा का विषय था। तो ऑप्शन के अनुसार ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात इसके किसे दिया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। 3 महत्वपूर्ण आपको उपग्रह याद रखना है। एक हल्फ थे, या ध्यान रखना है, हल्फ 1 याद रखना है, केहान आपको 2 याद रखना, और एक नाम याद रखना है, महदा, याद रखना महदा। 3 लॉन्च किए गए थे आपको 28 जनवरी। कब लॉन्च किए गए? याद रखना 28 जनवरी को लॉन्च किया गया था 2024 को, याद रखना। अब यह जो
आपको हल्प और केहान ध्यान रखिएगा। केहान क्या है? यह आपको नैनो उपग्रह है। क्या है? नैनो उपग्रह है, याद रखना है। और यह एक अनुसंधान है, अनुसंधान या था रिसर्च करने वाला है यह उपग्रह, तो इसे याद रखना है, यह दोनों चीज़ें। अब इसके अतिरिक्त एक और भी उपग्रह का नाम याद रखना है, जिसका नाम है क्या है? सोराया। यह ईरान के द्वारा आपको 20 जनवरी को लॉन्च किया गया था, इसी माह में लॉन्च किया गया था, जनवरी 2024 को लॉन्च किया, जिसके बाद बहुत सी चीज़ें हो गई, चर्चा का विषय बन गया। ईरान के जो जो अमेरिकी जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर इसे कहीं ना कहीं प्रतिबंधित करने का बात करता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसके कारण आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें इसके अनुसार चीज़ों को कवर करिएगा। जिसके अगर अतिरिक्त हम नैनो उपग्रह की बात करें तो क्या है? नैनो उपग्रह ध्यान रखिएगा, छोटे उपग्रह होते हैं जो क्यूब सेट या नैनो सेट के नाम से जाने जाते हैं। इसका वजन 10 किलोग्राम से कम होता है। इसका आकार 10 सेंटीमीटर से लेकर 10 × 10 × 10.3 सेंटीमीटर तक हो सकता है, ये सब अर्थात आयत के श्रेणी में की बात करें। और लो ऑर्बिट में भेजा गया, ये सब भेजा गया, जिसमें पृथ्वी की निचली कक्षा का 400 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की स्थिति की पृथ्वी के चारों ओर कक्षा। आपको गेवेज के बारे में चर्चा किया था, आपको याद होगा, उसी में लो ऑर्बिट के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, याद है? जो हमारा अंतरिक्ष में कचरा है उसके बारे में बताया था, उसी ऑर्बिट की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नैनो उपग्रह है, अनुसंधान उपग्रह। 20 जनवरी को सोराया आपको ईरान के द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा गया था। और यह दोनों आपको जो ये तीनों उपग्रह भेजे गए थे, ध्यान रखिए 28 जनवरी 2024 को। ये सब सारे फैक्ट याद करके जाने, आप लोगों को रिवीजन करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्नेक रोड खंड का उद्घाटन किया गया। अर्थात हम भट्टियों से जो अवशिष्ट प्राप्त करते हैं उसके आधार पर स्लेग जो बनता है उससे हमने रोड का निर्माण किया। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो NH2 है, NH 122A है, NH 28 है, NH 66 है। तो ध्यान रखिए, इस NH में आपको इसकी स्थापना, आपको यह तकनीक डेवलप किया गया जो क्या करता है? मुंबई टू गोवा, याद रखना है कहाँ पर जाता है? मुंबई टू गोवा। यह आपको NH जाता है, जहाँ पर यह टेक्निक डेवलप करके उद्घाटन किया गया, बनाया गया है। ये सब बात करिएगा। ये क्या है? स्टील स्लेग, आपको याद रखना है। स्टील स्लेग हम सह उत्पाद इसे मानते हैं, सह उत्पाद मानते हैं किसका? स्टील का। जो आपको इसकी भट्टियों से अशुद्ध जो भट्टियों से जिसका निर्माण होता है, भट्टी से अशुद्ध जो निकलता, अशुद्धियाँ निकलती है ना, उससे इसका निर्माण होता है। और इसे ध्यान रखिए रोड बनाने में जो उपयोग किया जाता है, जिससे हम ग्रीन ग्रीन ध्यान रखिए, ग्रीन हाउस जो हाउस उत्सर्जन है उसको कम कर सकते हैं, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये सब चीज़ें आपको करके हम पर्यावरण अनुकूल बना सकते हैं। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें कुछ चीज़ों को, तो सबसे पहले याद रखना है NH2 बिहार से होकर गुजरता है, जो उत्तर प्रदेश की सीमा कर्मनाशा नदी तक जाता है। पुल से शुरू होकर कैमूर जिले से होकर गुजरता है। यह बिहार में 202 किलोमीटर है। हालांकि NH2 आपको कहाँ से? दक्षिण, आपको आपको रोड, ट्रैंक रोड आप नाम सुने होंगे, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाए, उसी रोड का नाम यह वर्तमान में से जानते हैं। NH 28 की बात करें, बिहार के औद्योगिक शहर बरौनी से गोरखपुर रास्ते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जोड़ता है। यह बिहार के बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज से होकर गुजरता है। अगर हम 122A की बात करें तो ध्यान रखिए बिहार में है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम में विश्वनाथपुर चौक से पूर्व में नानपुर तक फैला हुआ। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 22 का शाखा है। तो ये सब फैक्ट याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? कि नामकरण चेंज किया गया है NH का, तो यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, तो पूछे जाते भी रहेंगे। ये सब याद रखना। स्टील स्लेग, स्टील क्या होता है ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो यह उत्पाद होता है, सह उत्पाद के तौर पर जब भट्टियों में अशुद्धि स्टील बनाने में होता है, उससे हम क्या करते हैं? पिघले स्टील का उपयोग के दौरान उत्पन्न होता है। इसे पर्यावरण अनुकूल सड़क निर्माण कर सकते हैं, या अनुत्पाद के तौर पर भी इसे उपयोग कर सकते हैं। ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न पर आए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ICC अवार्ड से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023, यहाँ पर पुरुष हटा दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्रिकेट ऑफ द ईयर कर लीजिएगा। संबंधित निम्नलिखित कूट पर विचार करना। जहाँ पर क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 पैट कमिंस को दिया गया, तो यह बिल्कुल सही है। ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 उस्मान ख्वाजा को, यह भी कथन सही है। ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 हेलेने मैथ्यूज को, यह भी कथन सही है। तो इसका मतलब आपको 1 2 3 तीनों कथन सही है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा किन्हें पुरस्कार दिया, इसकी घोषणा कब की गई थी? घोषणा याद रखना है। घोषणा आपको
24 जनवरी को की गई थी, याद रखना है। अब है कि आईसीसी क्रिकेट की बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त याद रखना है क्या है कि जो महिला क्रिकेटर है, वर्ष क्रिकेटर 2023 के लिए रसेल हेरो को फ्लिंट को दिया गया, जो इंग्लैंड की है। अगर हम बात करें आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात करें, सूर्य कुमार यादव, भारत के जो वर्तमान में T20 के कप्तान भी है। और महिला की बात करें तो हेले मैथ्यूज, आपको वेस्ट इंडीज की इनको दिया गया T20 पुरस्कार ऑफ द ईयर 2023। ये सब थोड़ा फैक्ट याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष सिंगल खिताब निम्नलिखित में किस महिला खिलाड़ी ने जीती है। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और भी करेक्शन करने की जरूरत है। जैसे कि आपको यहाँ पर प्रूफ कर लेना है थोड़ा सा। कंटेंट राइटर वाले को थोड़ा सा आज मैं कुछ समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए होता है कभी कभी गलती हो जाती है प्रेशर दबाव में। चलिए कोई बात नहीं है। तो पुरुष खिलाड़ी किसने जीती है, तो इसे देख लेते हैं। डेनियल मल्देव के हैं, यासिन सिनर हैं, और ऑप्शन सी बारबोरा क्रेजिकोवा और जैस्मिन पाओलेनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जो यानिक सिनर है उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। जहाँ पे यह पुरस्कार जीतते हैं, यह फ्रेंच ओपन, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो वो विजेता घोषित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्रैंड स्लैम है ना, ग्रैंड स्लैम आपको चारों याद करके जाना है। जहाँ पर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन, अमेरिकन और फ्रेंच, तो ये सब सारे आपको याद करके जाने हैं। यहाँ पर कम से कम पुरुष और महिला एकल को तो जरूर याद करके जाएगा, पुरुष एकल और महिला एकल को यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और आप लोग को याद होगा पेपर जो कटिंग में आप लोग को उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पर इससे उपलब्ध कराया है, तो उन सब चीज़ों से कवर जरूर करिएगा, जाइएगा रिवीजन जरूर करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियाई ओपन के, तो ध्यान रखिएगा पुरुष सिंगल विजेता ये जो यानिक सिनर है इटली के, उनको विजेता है। और अगर हम बात करें सिंगल पुरुष उप विजेता डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, यह हार जाते हैं। ध्यान रखिएगा पुरुष युगल के विजेता रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबेडेन ने क्या किया इस बार ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। तो इसे याद रखिएगा, भारत के खिलाड़ी रोहन बोपन्ना उनका एक, तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। महिला सिंगल विजेता एलिका सावलेंका बेलारूस की है, उनके द्वारा जीता गया। महिला सिंगल उप विजेता झेंग किनमेन चीन की है, उनको याद रखना। अगर विंबलडन 2000 ओपन 2024 की बात करें, तो महिला सिंगल बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की, और महिला सिंगल विजेता जस्मिनी पाओलिनी इटली की है, उनको यह पुरस्कार जीत, यह विजय पदक जीता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, यह ट्रॉफी जो जीत अर्जित की है। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न पर आए, तो 60वीं जो फिल्म अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार निम्नलिखित किस फिल्म को प्राप्त हुआ है, किस फिल्म के द्वारा प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखना है आपको। ये सब चीज़ें याद रखनी, जैसे हम बात करते हैं राजकुमार हिरानी को, SS राजामौली को, किरण राव को, विदु विनोद चोपड़ा को, तो यह विनु विनोद चोपड़ा को दिया गया। याद रखिए 12th फेल के लिए, किसके लिए दिया गया, 12th फेल के लिए गया। और किरण राव के पुरस्कार जो आपको याद होगा, एक बहुत ही चर्चा में आपको मूवी बनी है, जहाँ ध्यान रखें लापता लेडीज, इसमें आपको यह ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ऑस्कर के लिए ध्यान रखिएगा, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। किस ऑस्कर के लिए ये भी याद रखना है आपको, 97 ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट जरूर याद रखिएगा। हम बात करते हैं 79 फिल्म फेयर अवार्ड की, तो यहाँ पर गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल, और इसके निर्देशक विनीत विनोद चोपड़ा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर एनिमल के लिए उनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स के लिए जोरम को दिया गया। भारत की ओर से 97th एकेडमिक अवार्ड जैसे लापता लेडीज को दिया गया, यह किरण राव के द्वारा निर्देशित है। आप याद रखिए ऑस्कर 25 के लिए नॉमिनेट की गई, आधिकारिक प्रविष्टि होगी, और यह 29 भाषाओं में निर्मित किए। सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखना। उसके अतिरिक्त भी बहुत सी चीजें हैं, पर इतना तो कम से कम जरूर याद करके जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में जो याद रखना है, मॉस्क्यूरिस याद रखना नामक टीका शामिल करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में कौन है। कैमरून, जिबूती, चाड, इरिट्रिया। तो ध्यान रखें जो इरिट्रिया है, इसके आधार पर हम बात करते हैं कैमरून, यह ऐसा देश बना है जो आपको पहला देश बन गया जो आपको टीकाकरण, जो आपको जो इसका याद रखना है, यह किस नाम से उपलब्ध है, RTS ये याद रखना है।
और SOS इसका टीका का नाम है, पर व्यापार आपको जो इसका व्यावसायिक नाम है मॉस्की क्यूरिस नाम रखा गया है। अगर दोनों में से कोई रहेगा आपको लगाना है कैमरून में ही। मलेरिया स्ट्रेन पी फॉल्सीफेरम के लिए लक्षित है यह, जहाँ पर आपको यह स्ट्रेन मलेरिया के लिए आपको क्या होगा, बचाव करेगा। ये सब सारे फैक्ट को याद रखना है। चलिए इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार कब दिया गया यह भी याद रखना है। यह पुरस्कार ध्यान रखिएगा 27वां जो आपको 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किया गया था, राष्ट्रीय युवा महोत्सव याद रखना है, युवा महोत्सव, उस दौरान यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021, जहां पर 15 युवाओं को यह पुरस्कार दिया गया विभिन्न राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। अगर हम बात करें तो साक्षी आनंद जो है बिहार की है, उनको यह पुरस्कार दिया गया। और यतिन भास्कर याद रखना, यतिन भास्कर को यह इस श्रेणी का फर्स्ट पुरस्कार दिया गया, फर्स्ट पुरस्कार। अगर हम कनिका शर्मा की बात करें तो यह थर्ड पुरस्कार इनको दिया गया। और वैसन जो वैसन पिचाई है, वैसन पिचाई याद रखिएगा, यह तमिलनाडु के हैं, जो इनको यह दूसरा सेकेंड पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, राष्ट्रीय आपको युवा पुरस्कार जिसकी बात कर रहे हैं वो 2021। तो इस तरीके से आपको याद जरूर रखनी है। इस पुरस्कार की शुरुआत याद रखना 2007 से हुई है। 2007 से यह पुरस्कार आरंभ होता है, यह भी फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। कब से, 2007 से। ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखना। कितने युवाओं के लिए दिया जाता है, 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है। चलिए आगे बात करें इसके अंदर में। आपको इसके अतिरिक्त ध्यान रखें 15 से 29 वर्ष के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पटना, बिहार के पटना सिटी की छात्रा साक्षी आनंद को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2020-21 के लिए आपको जो यह 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव आपको यहाँ पर नासिक में, महाराष्ट्र में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार दिया गया। 15 जनवरी 2024 को दिया गया राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 के लिए। तो ये सब फैक्ट याद रखना। शुरुआत कब, 2007 से हुआ था। प्रथम पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार जरूर याद कर लीजिएगा। आपको यातिन भास्कर दुग्गल आपको हरियाणा के, वैष्णव पिचाई आपको तमिलनाडु, कनिष्का शर्मा राजस्थान के। ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद करके जाना है, रिवीजन करके जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बिहार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, बिहार के पटना में विकास और उद्यमिता मंत्रालय के एक नए कौशल भवन का उद्घाटन किया। क्या यह कथन सही है या गलत है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं हम, जब हम बात कर लेते हैं दूसरे को, मयूरभंज में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनाई। क्या यह सही है। और उसके बाद आपको भारत की यूनेस्को विश्व विरासत सूची 24-25 के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है। क्या यह कथन सही है। उसके बाद ग्रेटर नोएडा जो है इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ऑप्शन में अधिकतम एक कथन गलत हो सकते हैं। क्या देखिए, यहाँ पर नया टर्मोलॉजी जोड़ा गया। इस प्रकार के भी प्रश्न के ऑप्शन बना के आपको आयोग पूछ सकता है, तो इसे ध्यान में रखना। अधिकतम 2 कथन गलत हो सकते हैं, अधिकतम 1 कथन सही हो सकते हैं, और सभी कथन सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन के अनुसार। अगर हम बात करें तो यहाँ पर याद रखना है कि जो नई दिल्ली में ध्यान रखें, पटना या नहीं, नई दिल्ली में आपको जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के एक नए कौशल भवन की स्थापना कौन करते हैं, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाता है। याद रखें, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाता है, इसलिए यह आपको यह कथन गलत है। बाकी जो 3 कथन हमारे 2, 3, 4 ये तीनों कथन सही है, अर्थात दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन जो कथन 1 है वो गलत हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, ये मयूरभंज उड़ीसा में है। उड़ीसा में आपको क्या रखना, उड़ीसा में ध्यान रखना है, उड़ीसा के मयूरभंज में जहाँ पर आपको ब्लैक टाइगर रिजर्व, जो आपको ध्यान रखे एक टाइगर रिजर्व की बात होती है, जिससे हम बात करते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, TG है टाइगर रिजर्व है, TR टाइगर रिजर्व है। उससे 15 किलोमीटर दूर आपको यह स्थापित की गई, 15 किलोमीटर दूर आपको यह टाइगर सफारी, ब्लैक टाइगर सफारी आपको क्या की गई, शुरुआत की गई। ये सब फैक्ट याद रखना है। इसके अतिरिक्त याद रखना है, क्या याद रखना है इसके अतिरिक्त, कि यह जो सफारी है मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को के आपको सूची 24-25 के लिए नामित किया गया है। अब व्यापार संवर्धन परिषद का है जो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट जो ग्रेटर नोएडा के इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी आयोजित किया, जिसका उद्घाटन वाणिज्य उद्योग मंत्री आपको पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था। सारे फैक्ट को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किस देश में स्लो लेपर्ड को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर नामित किया है या क्या कहें उसे सूचित किया है? ये सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, किर्गिस्तान है, रूस है, स्वीडन है, चीन है। तो सही उत्तर क्या होगा? किर्गिस्तान होगा। अभी इसने क्या किया है कि इसने अपना स्नो लेपर्ड अर्थात हिम तेंदुए को क्या किया है? राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बाघ है, राष्ट्रीय पशु कौन सा? हमारे यहाँ राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। तो इसी तरीके से इसे आपको बनाया गया। तो इसके अतिरिक्त बात करें, हम चीन की बात करें, चीन में विशाल पांडा को बनाया गया। पांडा आप सुने होंगे, अभी मैंने आपको जो 15 डे का करवाता था उसमें पांडा डिप्लोमेसी बताया था, तो इसे याद रखिएगा, पांडा को बनाया गया है। स्वीडन की हम बात करें तो हल्क है। स्वीडन की बात करें तो यूरेशियन हल्क, यूरेशियन याद रखिएगा। हल्क का सॉरी एल का एल आपको इसका एक हिरन होता है जो आपको इसका प्रतीक है, यह भी याद रखना। अगर हम बात करें रूस का, तो रूस में आपको याद रखना है, रूस में आपको इसकी एक बिल्ली एक प्रकार पाई, उसके द्वारा आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। अगर हम इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को देखना है, उज्बेकिस्तान भी क्या करता है? राष्ट्रीय पशु तुर्कस्तान के रेत बिल्ली को प्रतीक बनाए हुए। इसी तरीके से कुछ चीज़ें याद है। हिम तेंदुए के बारे में बात करें, स्नेल लेपर्ड जो आपको यह है इन इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार आपको 718 हिम तेंदुए भारत में। अगर हम लद्दाख की बात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर में घटते क्रम में आपको यह राज्यों की श्रेणी आपको याद कर लेनी है। क्लियर है? चलिए लास्ट प्रश्न पर देखते हैं। 25वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे क्या है कथन, सबसे पहले इसे देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक, याद रखना है, कि गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापना की योजना बनाई है। कि यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन हमारे सही है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान को टीडीओ के निपटने के लिए 40,000 लीटर मैथालियान के कीटनाशक को प्रदान किया था। क्या यह कथन सही है? तो ऑप्शन के अनुसार पूछ रहा है गलत कथन कौन है, तो हमारा दोनों कथन गलत ना होकर नहीं है था, दोनों कथन हमारे सही, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये याद रखना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को याद रखने, जैसे हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर भारत में भी बहुत ही चर्चा का विषय है। मैंने पहले भी पेपर एनालिसिस में भी, पेपर कटिंग में भी आपको क्लासेज जहाँ लिया वहाँ भी मैंने सेमीकंडक्टर के बारे में बताया है। तो 3 कम से कम याद रखना है, जिसमें हम धोरेला का बात करते हैं। धोरेला, धोरेला कहाँ है? गुजरात, याद रखना है, गुजरात याद रखना है। धोरेला आपको याद रखना है। मोरीगांव, मोरीगांव याद रखना है। मोरीगांव कहाँ है? असम में, असम में याद रखना है, असम में। और एक गुजरात का सानद, जो सानद है गुजरात का, वो क्या करता है? 3 जगह महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किए गए। सेमीकंडक्टर जो होता है, न विद्युत अधिक चालकता होगा न कम होगा, अर्थात बीच का न्यूट्रल पार्ट के तौर पर होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इसका उपयोग किया जाता है। अब यह ध्यान रखें, इसके स्थापना के साथ ही आपको याद रखिएगा भारत में 60 लाख चिप्स बहुत से उत्पादन किए जाएंगे। तो ध्यान रखिए, इस तरीके से चीज़ों को कवर कीजिएगा। इसकी घोषणा आपको ध्यान रखिएगा, जो आपको सानद, गुजरात की सानद की घोषणा आपको कब की गई थी? 2 सितंबर, याद रखना, 2 सितंबर आपको 2024 की स्थापना कर गई थी। इसके बाद दक्षिण कोरिया की कंपनी जो सिमटेक है, वो गुजरात के सानंद में आपको सेमीकंडक्टर स्थापित करेगी। ये सब फैक्ट याद रखने हैं, इस तरीके से चीज़ों को कवर करना है। कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं, यह 25 जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, 25 क्वेश्चन कहने का मतलब 25 टॉपिक है। 25 टॉपिक है। 25 टॉपिक से जो प्रश्न बनाए गए हैं, उस टॉपिक को आप कहीं भी करंट पढ़ रहे हो, सीए करंट अफेयर्स कहीं भी पढ़ रहे हो, आप डेली पेपर एनालिसिस कहीं से देख रहे हो, कहीं से भी देखो, ये 25 टॉपिक को जरूर करिएगा। यहाँ से कुछ प्रश्न जरूर जनवरी के माह से अगर प्रश्न आयोग उठाता है, तो इससे जरूर आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपको जनवरी से लेकर हम बात करेंगे नवंबर तक सबसे इंपॉर्टेंट 25 से 30 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, प्रश्न बहुत से बनाए जा सकते हैं, प्रश्नों की संख्या 100 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, पर मेरा प्रयास है ना कि आपको सीमित दायरे में चीज़ों को अधिकतम करवा देना है ना, कि नहीं तो करंट के सागर में आप ऐसा नहीं कि बह जाए, सारे करंट पे अपनी एनर्जी लॉस कर दे और अपने जीएस के पार्ट को कमज़ोर कर ले। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं चाहता, ना कभी मैं चाहूँगा। आपको कम से कम उतनी आपको ज़रूर करवा दूंगा जिसमें आप एक स्टैंडर्ड क्या होंगे, स्थिति में होंगे, अर्थात हम एक अच्छे स्थिति में होंगे। कहने का मतलब है, अगर 30 क्वेश्चन आपका है तो कम से कम 20 प्लस आपके क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व होने चाहिए। अगर ज़्यादा और भी बहुत सी चीज़ें अच्छा लग रहा हमारा,
तो 25 प्लस हम पहुंच सकते हैं। तो हम मैक्सिमम की बात करेंगे, अर्थात हम न्यूनतम मध्यम मार्ग अपनाएंगे, मध्यम मार्ग को अपनाएंगे, जहां से हम क्या कर पाएंगे, हम अधिकतम लाभ कमा पाएंगे। और इसके साथ जीएस के पार्ट को आप जरूर मजबूत कीजिएगा, चीज़ों को हम बेहतर और कर सकते हैं। लगातार बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने सारे उत्तर जरूर दीजिएगा। अंतिम समय में और भी प्रश्न जो गलतियां होगी उनको हम अगले सेशन में सुधार लेंगे, ताकि चीज़ों को हम अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।